हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की पॉलिटी की चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में समीर एवं समीरे 1-2 की कहानी पढ़ चुके हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी, यहाँ सबकी होती हैं, जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर से अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। हाँ, हम जाते हैं कभी तो हम देखते हैं, हम सीखते भी हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं का, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनानी भी पसंद होंगी। हाँ, हमें हमारी दादी कहानी सुनाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भूतों की कहानियाँ सुनते हैं, पुराने ज़माने में जो कुछ हुआ करता था उनकी कहानियाँ सुनते हैं, राजा रानियों की कहानियाँ सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो लोग बुक्स लिखते हैं वो किसी कहानी को सुनकर, बहुत सारी कहानियों को सुनकर उनमें से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें छांट कर अपनी कहानी में जोड़कर एक कहानी का निर्माण करते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। जो कुछ लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं तो उन्होंने जंगलों की कहानियाँ लिखी। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल व सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप के केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे? सही बात है, उन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कहानियाँ कैसे लिख पाएंगे? आप उनको एक ऐसी जगह में रखोगे जहाँ पर ना तो कुछ होगा, 2 जानवर, हिरन और कौवा, खेल, एक सांप सीढ़ी, तो वो लिखेंगे किसके बारे में? भारत में विविधता, ये क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह से सबसे ज़्यादा खा लेगी। हम वहाँ पर बिल्कुल कहानियाँ नहीं लिख सकते और हमारा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर एक गेम होगा, 2 पशु पक्षी होंगे और 2 रंग के कपड़े होंगे और खाने के लिए केवल आलू होगा। अब चलते हैं भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम भिन्न भाषाओं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। हम विविधता को कैसे समझें? जो हमारे बीच में भिन्नता है उसको कैसे समझा जा सके? जैसे करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी
लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। बिल्कुल करते थे, क्योंकि तब वो लोग बैल से जाते थे, पैदल जाते थे। अगर उस समय पर रेल हवाई जहाज़ नहीं थे तो क्या वो जाते नहीं थे? वो पैदल जाते थे, घोड़ा गाड़ी पर जाते थे, बैल पर जाते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्री खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए ही जाते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। ऐसे आप कहीं किसी जगह रह रहे हो, वहाँ सूखा पड़ जाएगा तो आपको वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह ही तो जाना पड़ेगा। आप वहाँ तो रह नहीं सकते, ना तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होगी, ना वहाँ भोजन होगा। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह का जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो कई रहन सहन में थोड़ा बदलाव आता था। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ के लोग अलग होते हैं, आप उन लोगों की तरह ही ढल जाओगे, क्योंकि आपको फिर आगे वहीं रहना है। तो आपके रहन सहन में बहुत बदलाव आता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। ऐसे आप नई जगह पर गए, वहाँ त्योहार अलग तरीके से बनाए जाते हैं, परंतु आप अलग बनाते थे पहले। आप वहाँ की भाषा सीख लेंगे, वहाँ का रहन सहन सीख लेंगे, परंतु आप अपने त्योहारों को अपने तरीके से ही बनाएंगे। कुछ चीज़ों में वे इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए एवं पुराने मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। आप कहीं नई जगह जाओगे तो आप उनको अपनी भाषा सिखाओगे, वो आपको आपकी भाषा सिखाएंगे, तो इससे एक मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखो तो हमें पता चलेगा कि किसी तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। आप समुद्र के पास रहोगे तो वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था होती है, परंतु आप पहाड़ी इलाकों में रहोगे, वहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण के किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख एवं केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। कोशिश करेंगे किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके इतिहास एवं भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का एक नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख या केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशों के प्रभावित करती है। उनकी सूची। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और इस इलाका लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व
में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस इलाके में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर एक मध्य एशिया काफिला उस इलाके तक पहुँचता है जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपनी साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचाना। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप और मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये आपने सुनी थी अभी लद्दाख की कहानी। अब हम पढ़ेंगे केरल की कहानी। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोनों में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों का विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगा जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वृत्तांत देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को द गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्र रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरला के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चीना वाला कहते थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वे चीना मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरला के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं और वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल उगाते हैं। जहाँ केरला और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के
सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभवतः बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मतलब जो लद्दाख है वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती थी, जबकि केरला एक हरा भरा प्रदेश था। दोनों की हमने अभी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ली उनके इतिहास के बारे में। हमने देखा उन दोनों का इतिहास लगभग मिलता जुलता ही है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे एक नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक इसी तरह उसके पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपनी रोज़मर्रा के काम जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुलते मिलते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्रीय की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस प्रकार उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजी के खिलाफ लड़े जाने वाली लड़ाई में भी सब एक थे। दिल खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ये कविता है जो किसी ने लिखी है। चलते हैं आगे। यह गीत अमृत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थीं जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों को जाने गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की कल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर की थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। हमारी विविधता को पहचानो और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह की एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है। अपने इलाकों में पाए जाने मायने धन्यवाद। आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ।
धन्यवाद।